वही चल रहे हैं अपन अभी, ब्रह्मांड एवं जीव विकास। काफी लंबा पाठ है, लगभग अब अपन इसके अंत में चल रहे हैं। जीव विकास की क्रिया विधि, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा जाति उद्भव। ठीक है, तो ये ज्यादा बचा नहीं है आपके लिए। तो आज बात करते हैं जीव विकास की क्रिया विधि। जीव विकास की क्रिया विधि में कुछ विकासवादी थे। उन विकासवादियों ने जातियों के उद्भव की कुछ व्याख्या की है कि जातियों का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से जीव विकासवादी हैं। सबसे पहले आया था लेमार्कवाद, यानी कि लेमार्क, और जो लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया वो लेमार्कवाद के नाम से कहलाया। उसके बाद आया वीजमान। कौन आया था? वीजमान। वीजमान लेमार्कवाद के खंडन करता थे। ठीक है, वीजमान के जस्ट बाद आए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन के बाद आते हैं मार्गलिस। मार्गलिस, और जो मार्गलिस के जो जस्ट बाद आए विकासवादी, उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। और इन सब के बाद जो बिल्कुल फैक्ट माना गया, जिसको सत्य माना गया, वो आता है सबसे लास्ट में नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद, आप इनको क्रम से याद करना। सबसे पहले लेमार्क आते हैं, लेमार्क के बाद वीजमान, वीजमान के बाद चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन के बाद आते हैं मार्गलिस, और मार्गलिस के जस्ट बाद आ जाते हैं ह्यूगो डी ब्रीज, और ह्यूगो डी ब्रीज के बाद आता है नव डार्विनवाद। देखिए, चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत और ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन के सिद्धांत को जो मिलाकर नया सिद्धांत बनाया गया था, वो कहलाता है नव डार्विनवाद। तो इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज आपको दो के बारे में बताया जाएगा, लेमार्कवाद और वीजमान के बारे में। बाकी की चर्चा कर विस्तार पूर्वक करेंगे। तो देखिए लेमार्कवाद क्या है। देखिए, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम बताया। कौन सा नियम बताया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित का मतलब है जिन लक्षणों को हम अर्जित करते हैं या जिन लक्षणों को कोई जाति अर्जित करती है। जैसे कि मान लीजिए कि मनुष्य है, वो डेली वर्जिश करता है, तो डेली वर्जिश करने के बाद उसके हाथ की मांसपेशियां फूल जाती हैं, डोले सोले बन जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? उसके अर्जित लक्षण है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम लक्षण उसके आने वाली पीढ़ी में जाए। तो लेमार्क ने उनको उपार्जित लक्षण की वंशागति का नियम दिया। तो लेमार्कवाद में ये मानना था कि ये जो उपार्जित लक्षण है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने वंशागति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम दिया, जिसके अनुसार कुछ अंगों को अधिक काम में लेने, या तो हम किन्हीं अंगों को बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, या फिर कुछ अंगों की उपेक्षा कर देते हैं, वो काम में लेते नहीं। जैसे कि हमारा बायां हाथ और दायां हाथ देख लो, हम जिस हाथ से ज्यादा काम करते हैं, जैसे मेरा राइट हैंड साइड का हाथ है, इससे मैं लिखने का कार्य करता हूँ, बड़ी स्पीड से कार्य कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से हाथ से कार्य करूंगा, तो मैं उतनी आसानी से कार्य नहीं कर पाऊंगा। इनको कहते हैं उपार्जित लक्षण। ठीक है, तो हम जिन गुणों की या जिन कार्यों की या जिन अंगों की उपेक्षा करते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। लेकिन जिनको अंगों को हम अधिक काम में लेते हैं, वो क्या है? अधिक विकसित हो जाते हैं। ऐसा कहना था लेमार्कवाद का, और इन्होंने बताया ऐसे नई जातियों का विकास होता है। तो देखिए, लेमार्क ने बताया कि छिपकली जैसे कुछ जीव, आपको पता है छिपकली रेंग कर चलती है, लेकिन उसके 4 पैर भी होते हैं, तो रेंगने के साथ साथ अपने पैरों को भी काम में लेती है। तो छिपकली जैसे कुछ जीवों के रेंग कर चलने से उनके बाहुओं को मतलब होता है भुजाएं, उनके हाथ या पैर, बाहुओं की उपेक्षा हुई। क्या हुई? उपेक्षा हुई। ऐसा माना जाता है जैसे छिपकली जैसे जानवर थे, जो आपने गिजाई शब्द सुना होगा, उसमें बहुत सारे पैर होते हैं, 80-85 के समथिंग उनमें पैर होते हैं। इसी प्रकार छिपकली जैसे जीवों में भी 80-85 के समथिंग पैर थे, लेकिन ये रेंग कर चलते थे, पेड़ को रगड़ कर चलते थे। ऐसा करने से उनके हाथ पैर कम काम आते थे, उनकी बाहु या भुजाएं बहुत कम काम आती थी। तो ऐसा होने के कारण उनकी उपेक्षा हुई। तो ऐसा उपेक्षा होने के बाद कालांतर समय के बदलने के साथ साथ उनकी भुजा धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। छिपकली जैसे जीवों में कुल 4 हाथ पैर बचे, लेकिन जो सर्प हैं, सर्प, उनके सारे के पैर खत्म हो गए, नष्ट हो गए। और उन सर्पों के पैरों के नष्ट होने के कारण, अर्थात
सर्पों का विकास हुआ। तो आप समझ गए होंगे सर्पों की जाति का विकास कहाँ से हुआ है, रेप्टिलियन से हुआ है, अर्थात उन प्राणियों से हुआ है जो रेंग कर चलते थे, यानी कि छिपकली जैसे प्राणियों से ही किसका विकास हुआ, सर्पों का विकास हुआ। इनका कहना है, ये लेमार्कवाद का कहना है। लेमार्कवाद में बताया गया है कि हम जिन अंगों को अधिक काम में लेते हैं वो अधिक विशिष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिन अंगों की हम उपेक्षा करते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि सर्पों की जो उत्पत्ति हुई, जो सर्पों की जाति का विकास हुआ, छिपकली जैसे प्राणियों से हुआ। तो पूर्व में इनके बहुत पैर होते थे, लेकिन काम में नहीं आने के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। अगला देखें, लेमार्क ने इसी प्रकार, जैसे इसने बताया छिपकली के बाद सर्पों का विकास हुआ, इसी प्रकार लेमार्क ने बताया कि जिराफ और बतख का विकास भी इसी प्रकार हुआ। आपने जिराफ के विकास क्रम के बारे में पढ़ा होगा। इसके बारे में छोटी सी कहानी है कि जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला जो जिराफ था वो सामान्य हिरण की तरह जिराफ था, छोटी गर्दन थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, कोई किसी कारणवश या प्राकृतिक की कोई घटना के कारण वहां की जितनी भी छोटी वनस्पतियां थी जलकर नष्ट हो गई, परंतु वहां पर ऊंचे प्रकार की वनस्पतियां बची हुई थी। ठीक है, जब ये जिराफ भूखा मरने लगा तो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने गर्दन और अगले पैरों को अधिक ऊपर उठाता और ऊंची वनस्पतियों के पत्ते को खाकर अपना पेट भरता। ये प्रक्रम कई वर्षों तक चला। ऐसा करने से उसके अगले पैर और उसकी गर्दन अधिक लंबी होती चली गई और आधुनिक जिराफ का विकास हो गया। यानी इनका कहना यही है कि हम जिन अंगों का अधिक विकास करेंगे, जिन अंगों का अधिक काम मिलेंगे, उनका विकास उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार उन्होंने बतख की प्रजाति के विकास के बारे में बताया। ठीक है, आगे देखें तो यह था लेमार्क का सिद्धांत। ठीक है, इसी प्रकार इनका कहना यह था कि हम जो मनुष्य है, मनुष्य जिन अंगों को अधिक काम में ले रहा है वो अंग उतने ही अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये लेमार्क का सिद्धांत था। इसको लेमार्कवाद के नाम से जाने जाते हैं। लेमार्कवाद के सिद्धांत को पूछे तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का इन्होंने नियम दिया था। अब बात आती है कि लेमार्कवाद चला क्यों, इसका खंडन किया किसने और क्यों किया। तो इसके जो खंडन करता थे वो थे वीजमान। वीजमान एक विकासवादी थे। विकास में जो जातियां उत्पत्ति हो रही थी, जातियों के उद्भव के बारे में जो चर्चा की जा रही थी, जो सिद्धांत दिए जा रहे थे, उसी समय वीजमान आते हैं और लेमार्कवाद का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, जे विकासवादी वीजमान ने लेमार्कवाद का खंडन किया और कहा कि जीवों की जातियों का उद्भव, यानी कि जीवों की जातियों की उत्पत्ति अर्जित गुणों के आधार पर नहीं हो सकती। ऐसा किसने कहा, वीजमान ने कहा। जब इन्होंने कहा कि आप मेरे सिद्धांत को ठुकरा रहे हैं, मेरे सिद्धांत की आप उपेक्षा कर रहे हैं, आपके पास ऐसे क्या प्रमाण है कि जो आप मेरे सिद्धांत को नकार सकते हैं। तब वीजमान ने इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य इसके सामने रखे जिनका जवाब लेमार्क नहीं दे पाया और इनके लेमार्कवाद को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने कौन कौन से ऐसे तर्क दिए जिसके कारण लेमार्कवाद का खंडन हुआ। सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके आधार पर बताया कि लेमार्कवाद बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा यदि किसी चूहे, कहा इन्होंने प्रैक्टिकली किया था, इन्होंने एक चूहे को लिया, चूहे की पीढ़ियां ली और लगभग 10 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को काट कर रहा। इनका सोचना यह था कि यदि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी तो इनकी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, इनके आने वाले जो बच्चे होंगे वो कटी पूंछ के होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद ऐसे देखा गया तो इनमें से जो प्राप्त संतानें थी वो कटी पूंछ की एक भी प्राप्त नहीं हुई। वो ऐसा लगभग 10 पीढ़ियों तक प्रैक्टिकल किया किसने, वीजमान। ठीक है, इसी संबंधित इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए। मनुष्य की आंखें पूरे दिन भर 24 घंटे काम के साथ साथ इसी के साथ हाथ भी कार्य करते हैं, घुटने भी कार्य करते हैं, हृदय भी काम करता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति के अनुसार इनकी आंखों की रोशनी बढ़ जानी चाहिए थी, हृदय अधिक विकसित हो जाना चाहिए था, घुटने और अधिक मजबूत हो जाने चाहिए थे। लेकिन बुढ़ापा आते आते ये सारी क्या होती है, धीरे धीरे इनकी जो सामंजस्य क्षमता होती है वो कमजोर पड़ जाती है। तो लेमार्कवाद के हिसाब से उनको बढ़ना चाहिए, लेकिन वीजमान कहता है ऐसा होता ही नहीं। वीजमान ने एक और एग्जाम्पल दिया कि जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो अपने नाक और कान को बिंदवाती हैं, तो उनकी जो आने वाली बेटियां होंगी तो उनकी ऑटोमेटिकली नाक और कान बिंदी हुई आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
वीजमान एक और तर्क देते हैं कि जो भारतीय जो नर हैं वो दाढ़ी मूंछ बनवा कर रखते हैं, यानी कि चेहरे को बिल्कुल दाढ़ी को नहीं रखते हैं, तो उनके जो आने वाले लड़के होंगे, उनके आने वाली संतान होंगे, तो भविष्य में उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती है। तो इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए वीजमान ने, जिसके कारण लेमार्कवाद का खंडन हुआ। और वीजमान के बाद जो आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया वो दिया प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सा दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। वर्ण का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब होता है चयन। यानी कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, यानी प्रकृति जिसको चुनेगी उसी जाति का विकास होगा, जो संघर्ष करेगा उसी जाति का विकास होगा। अतः हम चार्ल्स डार्विन से संबंधित और मार्गलिस से संबंधित बाकी की चर्चा विस्तार पूर्वक कल करेंगे। धन्यवाद।